लास्ट में हमने व्यापार एवं लाभ हानि खाता पढ़ लिया है, उसके प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। आज हम व्यापार की स्थिति विवरण या चिट्ठा बनाना सीखेंगे। इसकी परिभाषा है, चिट्ठा वह विवरण है जिसमें किसी निश्चित तिथि को एक व्यक्ति या संस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति तथा संपत्ति एवं दायित्वों को प्रकट किया जाता है। ये हमेशा वर्ष के अंत में बनता है, अंतिम लिखित हमेशा वर्ष के अंत में ही बनता है। तो चिट्ठा व्यापार के आर्थिक स्थिति की जानकारी को स्पष्ट करता है। चिट्ठे के उद्देश्य या लाभ या उपयोगिता। सबसे पहला है आर्थिक स्थिति की जानकारी। व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी चिट्ठे से पता चल जाता है। व्यापार में कितने संपत्ति हैं, कितने दायित्व हैं, ये सब की जानकारी आपको चिट्ठे से प्राप्त हो जाती है। संपत्तियों का ज्ञान, व्यापार में कितनी संपत्ति है इसका ज्ञान चिट्ठे से प्राप्त हो जाता है। तीसरा है रोकड़ का ज्ञान, व्यापार में कितना कैश है इसका भी पता चिट्ठे से पता चल जाता है। दायित्वों की जानकारी, व्यापार के कितने दायित्व हैं इसका भी ज्ञान चिट्ठे से हो जाता है। पूंजी की जानकारी, व्यापार में लगाई गई पूंजी बढ़ी है या कम हुई है इसकी जानकारी भी चिट्ठे से हो जाती है। कोषों का ज्ञान, किस प्रकार के कोष हैं व्यापार में इसका ज्ञान चिट्ठे से पता चल जाता है। तुलनात्मक अध्ययन, गत वर्ष की तुलना में संपत्ति बढ़े हैं कि घटे हैं या दायित्व बढ़े हैं या घटे हैं, तुलना करके आप पता कर सकते हैं। तो तुलना किसके माध्यम से हो सकता है? सिर्फ चिट्ठे के माध्यम से हो सकता है। अब चिट्ठे का प्रारूप। चिट्ठे का प्रारूप, पहला कॉलम दायित्व, दूसरा राशि, तीसरा संपत्ति, चौथा राशि। 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम में दायित्व को दर्शाते हैं और सेकंड कॉलम में संपत्तियों को दर्शाते हैं। समूहीकरण एवं क्रम बंधन। समूहीकरण एवं क्रम बंधन पढ़ना है। समूहीकरण का तात्पर्य, जैसे कि व्यापार में बहुत सारे व्यक्तियों को पैसा देना है, तो वो देना है तो सबका अलग अलग विवरण लिखने से बहुत बड़ा बन सकता है, तो उन सबको एक साथ मिला दिया जाता है और उसको नाम दे दिया जाता है लेनदार। इसको बोला जाता है समूहीकरण। ठीक इसी प्रकार जब व्यापार में बहुत सारे लोगों से पैसा लेना होता है तो सबका अलग अलग विवरण करने पर वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उन सबको एक साथ मिलाकर उनको नाम दे दिया जाता है देनदार। तो इसे बोला जाता है समूहीकरण। क्रमबंधन या क्रमबद्धता, संपत्तियों एवं दायित्वों का क्रमबंधन या क्रमबद्धता, ये 2 प्रकार का होता है। पहला तरलता क्रम, दूसरा स्थायित्व क्रम। तरलता क्रम का अर्थ समझ लीजिए, जो संपत्ति या दायित्व तुरंत रोकड़ में परिवर्तित होने वाली होती है उन्हें पहला क्रम दिया जाता है, और जो जल्दी रोकड़ में परिवर्तित नहीं होती उसे बाद में क्रम दिया जाता है। उदाहरण दे दूँ, रोकड़ तो रोकड़ ऑलरेडी रोकड़ है। विपत्र हो, इसे तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। बैंक, उसको भी रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसको लिखते समय पहला क्रम दिया जाता है। और मशीन, भवन, फर्नीचर, इनको बाद का क्रम दिया जाता है। दूसरा है स्थायित्व क्रम, ये ठीक तरलता क्रम के विपरीत होता है। स्थायित्व क्रम में उन संपत्तियों एवं दायित्वों को पहले लिखा जाता है जो अधिक स्थायी होते हैं, उन्हें पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भवन वगैरह, मशीन वगैरह, रोकड़ को लास्ट में लिखेंगे। तरलता क्रम से ठीक विपरीत होता है। तरलता क्रम का तात्पर्य ऐसी संपत्ति एवं दायित्व जिसे तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें पहला क्रम दिया जाता है। और स्थायित्व क्रम का तात्पर्य है जो अधिक स्थायी होता है उसे पहला क्रम में लिखा जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको घर में बनाना है। तरलता क्रम एवं स्थायित्व क्रम के आधार पर चिट्ठे का प्रारूप बनाइए। मैं तरलता क्रम के चिट्ठे का नमूना बता रहा हूँ। दायित्व पक्ष में सबसे पहले आता है बैंक अधिविकर्ष, बैंक ऋण, देय विपत्र, लेनदार, कोष, पूंजी, ये सब आते हैं दायित्व पक्ष में। और संपत्ति पक्ष में आता है रोकड़, बैंक, विनियोग, प्राप्य विपत्र, देनदार, अंतिम स्कंद, फर्नीचर, भवन, मशीन, संपत्ति, ख्याति, ये सब संपत्ति पक्ष में आता है। ये तरलता क्रम का है। इसी को ठीक पलट देंगे तो वो बन जाएगा
स्थायित्व क्रम में। ठीक है, तो दोनों का प्रारूप जरूर बना लेना।